अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फाइनल और बड़ा फैसला कर लिया है और फैसला यह किया गया है कि हर सूरत एहतजाज होगा, एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी और इस सिलसिले में जो पहला राउंड है वो बुध वाले दिन होगा, यानी कि आज से 2 दिन बाद। वो लोग जिन्होंने इस बार एहतजाज को लीड करना है वो लोग बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर एहतजाज करेंगे और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत होगी। इसके अलावा एक बड़ी खबर है इमरान खान के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान कमराजा ने इमरान खान के हवाले से एक अहम तरीन बयान दिया है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। शाह महमूद कुरैशी की कुछ तस्वीर बाहर आई हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मीटिंग हुई है या नहीं हुई, इस हवाले से कुछ और लोगों ने बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। और गुज़िश्ता 48 से 24 घंटों के अंदर कुछ लोगों ने यह बयानियां बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो ग्राफ है, पॉपुलैरिटी ग्राफ है, वो ऊपर गया है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी नीचे गई है। इस हवाले से हमने अहम तरीन सर्वे करवाया है, उसका नतीजा आ चुका है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बल्कि सबसे पहले वो सर्वे ही आपके सामने रखता हूं। गुजारिश करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले नंबर पे जो सर्वे है, सर्वे हमने करवाया कि हिंदुस्तान के साथ जंग के बाद पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर कौन है। इस सर्वे के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब 2 लाख लोगों में से 91% लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के बाद जो सबसे ज्यादा मकबूल तरीन लीडर है वो इमरान खान है। 6% का ख्याल है शहबाज शरीफ मकबूल तरीन लीडर है, 2% का ख्याल है कि नवाज शरीफ है और 1% का ख्याल है कि आसफ अली जरदारी है। तो आप अंदाजा लगा लें कि कौम किसके साथ खड़ी है। कौम उसके साथ खड़ी है जिसने अडयाला जेल के अंदर बैठकर भी मोदी का नाम लिया और उसको ललकारा, और कौम उसके साथ नहीं खड़ी जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि जी उसने सारे का सारा जंगी डिजाइन बनाया है। या कौम उसके साथ भी नहीं खड़ी जिसने यह कहा कि मैं फजर की नमाज के बाद स्विमिंग करता हूं, सिक्योर फोन में साथ ले गया, मुझे वहां पर कॉल आई और मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़े। कौम किसके साथ खड़ी है? कौम अडयाला के कैदी नंबर 804 के साथ खड़ी है। और ये कोई ऐसा ना समझिएगा कि मैं खुद से फिगर दे रहा हूं, ये आप लोगों की राय है जो हमने सर्वे करवाया और वो मैंने आपके सामने रख दिया है। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस सर्वे के अंदर शिरकत की है। इसके अलावा 2 सर्वे हमने और भी करवाए, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक सर्वे हमने ये करवाया कि हिंदुस्तान के साथ जंग के दौरान किस सियासी जमात के कारकुनान ने सोशल मीडिया पर अपने शहीदों का भरपूर साथ दिया, अपने जवानों का भरपूर साथ दिया। 93% लोगों का ख्याल है कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर अपने शहीदों का साथ दिया है उनका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। 6% लोगों का ख्याल है कि उनका तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है और 1% लोगों का ख्याल है कि उनका तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। तो इस सर्वे के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यानी कि इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया। इसके अलावा एक और सर्वे भी हमने करवाया। जंग के दिनों के अंदर यह बात हुई कि इमरान खान को रिहा करना चाहिए। यह एक ऐसा टाइम है कि हिंदुस्तान को पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर तगड़ा जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि शरीफ खानदान तो मोदी का नाम ले नहीं रहा था। तो लोग ये डिमांड कर रहे थे कि भाई एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए जो कि इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करे। तो इस हवाले से आज से 10 दिन पहले हमने ये सर्वे करवाया था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके नतीजे भी आपके सामने रखता हूं। जो पिछला सर्वे है जिसमें सोशल मीडिया के हवाले से पूछा गया कि किसने साथ दिया, उसमें 1,56,000 लोगों ने शिरकत की। और इस सर्वे में कि इमरान खान को रिहा करना चाहिए या नहीं, इसमें 1,80,000 लोगों ने शिरकत की। आप सबका वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया कि जब भी हम सर्वे करवाते हैं आप बहुत बड़ी तादाद के अंदर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 95% लोगों ने कहा कि इमरान खान को जरूर रिहा होना चाहिए और 5% ने कहा कि इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहिए। तो आप अंदाजा लगा लें कि कौम किस तरफ खड़ी है। कि अगर आप 100 बंदों में से पूछते हैं जाकर तो 95 बंदे जो है वो इमरान खान की तरफ खड़े हैं। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इजलास हुआ, मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर भी बताया था। उसके अंदर बहुत सी बातें डिस्कस की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंटरनल सीज फायर भी किया गया। उस इजलास के अंदर यह फाइनल फैसला किया गया जी एहतजाजी तहरीक चलेगी, एहतजाज होगा। किस तरीके से होगा, किस इंटेंसिटी के साथ होगा, किस किस की क्या क्या जिम्मेदारियां लगेंगी, इन चीजों का तयन होना अभी बाकी है। लेकिन बुध वाले दिन यानी कि आज से 2 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली, सेनेट के अरकान, सूबाई असम्बलियों के तमाम अरकान और फॉर्म 45 के तहत जीते हुए जितने भी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर है, वो शाहराह दस्तूर के ऊपर एहतजाज करेंगे और धरना देंगे। इमरान खान की बहनें अलामा राजा नासर अब्बास, साहबजादा अहमद रजा और दीगर इत्तेहादी भी इसके अंदर शिरकत करेंगे। और इतलात यह है कि इसके बाद यह एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क के अंदर फैलेगा। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करती है। असद कैसर साहब ने एक बयान दिया जी, उन्होंने कहा जी हम वजीर आजम और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं, ये उनका बयान चला। और उसके बाद बैरिस्टर गौहर से पूछा गया, उन्होंने कहा जी इमरान खान की तरफ से ऐसी तहरीक लाने की मुझे किसी किस्म की कोई हदायत नहीं मिली। तो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, इनको चाहिए कि कोई भी बयान देते हैं तो पहले आपस में तो मशावरत कर लिया करें कि भाई ये पार्टी पॉलिसी है या नहीं है, ये बयान देना है या नहीं देना है, क्योंकि आपके अपने कारकुनान फिर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की आपको पता है कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। तो आज उन्होंने अपनी फैमिली के साथ मुलाकात की है, उनकी तस्वीर सामने आई हैं, ये आप देख सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से, वो लाहौर के अंदर मौजूद ही नहीं थे, या जिस जगह पर उनके ऊपर मुकदमात किए गए हैं वो मौजूद ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके ऊपर मुकदमात हैं। और इसी तरीके से हमारी अदालतों के अंदर ये सारे का सारा सिस्टम चल रहा है। इवन कि आप अंदाजा लगा लें कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज केस चल रहा था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वहां पर आज अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हुई। वहां पर वकीलों ने यह कहा कि भाई जिस बेंच ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था, 13 रुकनी बेंच ने, कम अज कम 13 रुकनी बेंच तो अपील सुनने नजर सानी की, वहां पर 11 जजेस हैं, तो वहां पर भी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हुई। और लोग अब यह सवाल कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से यह क्यों नहीं पूछा जाता कि भाई 10 महीने आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया? नजर सानी तो आप लेकर आ गए हैं, अमल दरामद आप क्यों नहीं कर रहे? और जो बेंच के सरबराह हैं वो कौन है? जनाब मोहतरम जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था कि अगर अदारे चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर अमल ना करें, ये उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट के अंदर लिखा था। सलमान कमराजा ने आज बात की, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले गैर कानूनी थे, बल्ले का निशान छीनने से लेकर उम्मीदवारों को आजाद करार देने तक, ये जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ ये सब गैर कानूनी था। लेकिन जब तरीके इंसाफ के हक में कोई फैसला आता है तो उस फैसले को नहीं माना जाता। सलमान कमराजा ने एक और बड़ा अफसोसनाक, इसको कह लें हैरान कुन कह लें, बड़ा आप कह लें कि परेशानी वाला बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को यह कहा जा रहा है कि आपको फौजी अदालतों के अंदर लेकर जाएंगे, आपके ऊपर मुकदमात चलाएंगे और खुदा न खास्ता आपको सजाए मौत भी दी जा सकती है अगर आप लोगों ने हमारी बातों को ना माना। इस बात का इशारा इमरान खान के बेटे भी अपने इंटरव्यू के अंदर दे चुके हैं। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खतून रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनकी जमानत का मामला एक मरतबा फिर लटक गया है। रिकॉर्ड पेश नहीं हो रहा जी, रिकॉर्ड अभी पेश होगा तो फिर मामला होंगे और समाज जो है वो 30 मई तक मुलतवी कर दी गई है। तो आप अंदाजा लगा लें कि कहा जा रहा था जी वो रिहा होंगी, और किसी ने ये सच कहा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, किस सहाफी ने कहा था कि जब भी मामला जरा सही होने लगेंगे तो अडयाला से पहले जो कोट लखपत जेल का दरवाजा है वो हिलेगा, वहां से लोग निकलेंगे, फिर अडयाला के अंदर मामला जो है वो सेट होंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक बात की है, उन्होंने कहा कि कैदी नंबर 804 एक सियासी कैदी है, इमरान खान और बाकी सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए, जंग में सब रियासत के साथ थे, अगर मोदी से बात हो सकती है तो इमरान खान और अपने लोगों से बात करने में क्या मसला है? पाकिस्तान का बुनियादी मसला मईशत नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत है, जो सियासत के अंदर, जो हमारी सियासत के अंदर एक इस्तेहकाम नहीं है, ठहराव नहीं है, यह पाकिस्तान का ज्यादा मसला है। डॉक्टर बाबर अवान ने आज बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि हमने 6-0 वाला नतीजा तस्लीम कर लिया, यानी कि जो इंडिया के हमने 6 जहाज गिराए, हमने वो नतीजा तस्लीम कर लिया, अब आप भी 180 और 17 वाला नतीजा तस्लीम करें, और इस नतीजे को तस्लीम करने से ना सिर्फ इमरान खान रिहा होता है बल्कि बरसर इक्तदार भी आता है, 2/3 अक्सरियत भी मिलती है। यह आज उन्होंने डिमांड की है। ज़रताज गुल वजीर से आज सवाल पूछा गया कि भाई क्या ये कोई खुफिया मामला, कोई मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं? उन्होंने कहा जी मुझे किसी खुफिया मुज़ाकरात का इल्म नहीं है, मेरे और आपके सामने मुज़ाकरात होंगे, जब भी होंगे, जब मुज़ाकरात होंगे तो सलमान कमराजा और बैरिस्टर गौहर खुद आकर मीडिया को बताएंगे। इसके अलावा जी मुनीर फरूक साहब ने इस बात की तरदीद कर दी है, उन्होंने कहा जी सेठी साहब की जो चिड़िया है जो खबर लेकर आई, उन्होंने बताया वो चिड़िया ने खबर सही नहीं बताई है, इमरान खान से एस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं मिला,
اور سوشل میڈیا کے حوالے سے عمران خان سے کوئی مدد نہیں مانگی گئی. انہوں نے کہا جی یہ خبر جو ہے وہ جھوٹی ہے. اسی طرح حامد میر نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ دانشور خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں، بالکل ان بھارتی دانشوروں کی طرح جنہوں نے ہندوستان کا کراچی اور لاہور پر قبضہ کروا دیا. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کے ساتھ ملاقات بھی کروا دی گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا. یہ جھوٹی کہانیاں ہیں جو کہ کالموں اور ٹک ٹاک شوز کے اندر گھڑی گئی ہیں. تو حامد میر نے بھی تردید کر دی ہے. فیصل واوڈا نے بھی تردید کر دی. انہوں نے کہا جی کچھ ایسا نہیں ہو رہا، نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. لیکن ایک اور شخصیت ہے، پاکستانی خاتون صحافی ہیں عاصمہ شرازی صاحبہ. وہ کہتی ہیں جی میرے سورس یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ذرا بڑے لیول کے اوپر ایک ملاقات ہوئی ہے، جو رابطے ہیں وہ بحال ہوئے. بہرحال جو لوگ دعوے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی 1-2 مہینے کے اندر عمران خان باہر آ جائے. جہاں پر 650 دن گزر گئے ہیں، 2 مہینے 60 دن، کیا پتہ لگنا ہے، سمجھ آ جائے گی. لیکن اس مرتبہ جو ایک چینج ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں. پہلے جب بھی ایسے ہوتا تھا کہ جی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، عمران خان رہا ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، تو تحریک انصاف کے ورکر تھوڑے سے ٹھنڈے پاٹ جاتے تھے، ان کو تھوڑی امید ہو جاتی تھی. لیکن اس بار تحریک انصاف کا ورکر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا، یہ صرف احتجاجی تحریک کو ٹھنڈا کرنے کا پروگرام ہے اور کچھ نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں. تو یہ اس وقت تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر پریشر ہے. سائرہ بانو نے بھی ایک بات کی اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر اسرائیلی وزیر اعظم اور مودی کا نام لیا جا سکتا ہے، لیکن عمران خان کا نام لینے کے اوپر پابندی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے ہیں. انہوں نے کہا کون سی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں؟ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی. بھارتی وزیر خارجہ جے ایس شنکر، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جب پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو ہم نے پاکستان کو پہلے اطلاع کر دی تھی کہ ہم فلاں جگہوں کے اوپر حملہ کرنے لگے. اس بیان کے اوپر بہت سے لوگوں نے باتیں کی کہ بھائی یہ تو پھر بڑا ایک فکس میچ تھا اگر یہ بات ہے. اس کا جواب دیا اسحاق ڈار نے. انہوں نے کہا جی یہ جو دعویٰ کیا گیا ہندوستان کی جانب سے یہ جھوٹ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے. ہندوستان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے ایک بڑا سوال پوچھ لیا جی راہل گاندھی نے. انہوں نے کہا جی حکومت بتائے کہ آپریشن سندور میں بھارتی فضائیہ کے کتنے طیارے تباہ ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے حملے کے آغاز میں پاکستان کو بتانا جرم تھا، کہ اگر ہم نے ان کو بتایا کہ ہم حملہ کرنے لگے تو یہ ایک بہت بڑا جرم تھا. آپریشن سندور کے حوالے سے انہوں نے کہا جی حکومت آئے اور آ کر عوام کو بتائے کہ اس میں کیا کیا ہوا ہے. پاکستانی حکومت نے بھی اس حوالے سے کام کی ہے، ایک وفد تشکیل دیا ہے. اس وفد کو دنیا بھر کے ممالک کے اندر بھیجا جائے گا، مختلف فورمز کے اوپر جا کر وہ بات کریں گے اور بھارتی پروپیگنڈے کا جواب دیں گے. اب حیران کن طور پر ذرا آپ دیکھیے گا، اس وفد کی قیادت کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری، اور اس کے اراکین ہیں مصدق ملک، خرم دستگیر، شیری رحمان، ہنا ربانی خر، فیصل سبزواری، تہمینہ جنجوعہ اور جلیل عباس جلانی. کوئی بھی اپوزیشن رکن اس وفد کے اندر شامل نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ اس وفد کے اندر شامل نہیں. ایک اور خبر بھی پاکستان کے میڈیا کے اوپر چل رہی ہے کہ پی ٹی اے نے پاکستان کے اندر کچھ یوٹیوب چینل بند کرنے کے لیے حکومت سے اجازت مانگ لی ہے. اس میں صدیق جان، عمران ریاض خان، صابر شاکر، وقار ملک، احمد نورانی، ڈاکٹر شہباز گل، ان لوگوں کے یوٹیوب چینلز ہیں جن کو پاکستان کے اندر بلاک کیا جائے گا. ابھی چند دن قبل ہندوستان نے پاکستان کے بہت سے لوگوں کے یوٹیوب چینلز کو بلاک کیا، اس میں ہمارا چینل بھی شامل تھا. اور اس وقت ہم نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہندوستان سے سچ ہضم نہیں ہوتا، ہندوستان نے یوٹیوب چینلز کو بلاک کر دیا. لوگ تنقید کر رہے تھے، لوگ سوالات کر رہے تھے. تو پاکستان کے اندر اگر آپ یوٹیوب چینلز بلاک کریں گے، چاہے کسی کی آواز آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے جی یہ بندہ حکومت کے اوپر بڑی تنقید کرتا ہے، یہ بندہ سوال پوچھتا ہے، تو آپ کسی کو بھی لے سکتے ہیں. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگر آپ ان کے چینلز کو بند کریں گے تو کیا ان لوگوں کا موقف بدل جائے گا، یا کیا لوگ ان کو دیکھنا چھوڑ دیں گے؟ لوگ وی پی این لگائیں گے اور پھر دیکھیں گے. جس طریقے سے پہلے آپ نے ٹویٹر بند کیا ہوا تھا اور لوگ وی پی این کے ذریعے ٹویٹر کو استعمال کرتے تھے، اسی طریقے سے لوگ یوٹیوب چینل بھی دیکھیں گے. جو مثال میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، صدیق جان نے اس حوالے سے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ میرا یوٹیوب چینل آپ بند کر دیں گے تو کیا میرا موقف بدل جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں بدلے گا، آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں. کیونکہ بہت سے صحافی ہیں، کچھ صحافی ملک چھوڑ گئے، کچھ ایسے ہیں جن کو نوکریوں سے نکلوا دیا گیا، ٹھیک ہے، اور بھی معاملات کیے گئے. یہ بلکہ اس حوالے سے اسد اللہ خان نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے چینل سے نکلوا کے روزگار کے دروازے بند کیے گئے، پھر ای سی ایل کے اندر نام ڈال کے ملک سے باہر جانے کے